Good morning, students. Today's our chapter is globalization and the Indian economy. And it is our last chapter of economy, and it is a very important chapter. Students, do you think that what is the reason behind that there is a rapid growth, or we can say development in the sector of transportation, communication, and service sector? What is the reason behind that? The reason is that it is possible only because of globalization. किसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये पॉसिबल हो पाया. आप देखते हैं कि पहले के टाइम में क्या होता था, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया था, तो हमारे मार्केट्स भी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाए थे. ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज अच्छे से डेवलप नहीं थी, तो मार्केट एक दूसरे से लिंक नहीं कर पाते थे. तो अब क्या है, पहले के टाइम में क्या होता था कि अगर हमें कोई भी कॉन्फ्रेंस लेनी है, कोई भी मीटिंग करनी है, तो हमको जाना ही जाना है. लेकिन अब क्या है, हम थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपनी मीटिंग्स को कर सकते हैं, ले सकते हैं. और अगर हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की, तो देयर इज अ ह्यूज डेवलपमेंट इन द transportation sector. How can we say that? Now bullet trains are available, metros are available, cab are available. So we can say that there is a huge development in the sector of transportation, communication. We have a lot of variety of products. We have a lot of brand. If we talk about food processor, if we talk about electrical gadget, we have a variety like LG, Samsung. अगर हम बात करते हैं अपने फूड प्रोसेसर की बारे में या अपने इलेक्ट्रिकल गैजेट के बारे में, तो हमारे पास क्या है, बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है. जैसे कि सैमसंग हो गया, ओनिडा हो गया, एलजी हो गया, बजाज हो गया, ठीक है. और किस पे एट अ चीपर रेट, जो भी आपको लगे कि आपको ये वैरायटी सूट कर रही है या ये प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, प्राइसेस आपको सूट कर रहे हैं, तो क्या है, आप उसको बाय कर सकते. पहले क्या होता था, लिमिटेड प्रोडक्ट हुआ करते थे, ठीक है. बायर्स के पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती थी, लेकिन ओनली बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज पॉसिबल. व्हाट इज द ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द मार्केट ऑफ आवर कंट्री इज इंटरलिंक्ड within our country and with the international market. ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे कंट्री के अंदर भी मार्केट एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करती है, यानी कि स्टेट टू स्टेट. और अगर हम बात करें आउट ऑफ कंट्री, तो अलग अलग कंट्रीज के साथ इनका पैचअप होता है मार्केट का. ठीक है, आप देखते हैं ना, ट्रेंड चलता है उस कंट्री में चलता है. अगर हम स्टेट की बात करें, अगर हम फैशन की बात करते हैं, तो ट्रेंड क्या होता है, एक फैशन क्या होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट में जाता है. कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है. तो पता है, ऐसे अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आती है, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री में जाती है, ठीक है. अब अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने आपको एग्जांपल दिया, बुलेट ट्रेन, ठीक है, जापान में है, चीन में है, बड़ी बड़ी जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको ये सारी जो एक फैसिलिटी है वो आपको अवेलेबल होगी. इसके साथ साथ इंडिया में भी इसने अभी एंट्री की है, प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है रेलवे का. तो बहुत सारी फैसिलिटीज, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो इंडिया में आ रही हैं या इंडिया से जा रही हैं, वी कैन से दैट, ठीक है. तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हो रहा है? जैसे कि मैं भी आपको एग्जांपल देती हूँ, बहुत आजकल आप लोग इंटरेस्टेड हैं, अब तो खैर बैन हो गया. जैसे पबजी की अगर हम बात करें, तो ये ऐप है जो कहाँ से आया, चाइना से आया. अब पबजी की जगह क्या बना है, फौजी बन गया है, तो ये भी यहाँ से इंडिया से बाहर जाएगा. तो इसी तरह की जो टेक्नोलॉजीज होती हैं वो एक्सचेंज होती रहती हैं बिटवीन द कंट्रीज और बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है. अब अगर हम अपनी टाउन का एग्जांपल ले लें या हम अपनी सिटी का एग्जांपल ले लें, बरेली का, तो बरेली एक बहुत नक्काशी के लिए फेमस है. तो ऐसा नहीं है कि जो बरेली का प्रोडक्ट है वो सिर्फ बरेली में मिलेगा, वो आपको उत्तराखंड में भी अवेलेबल है, वो आपको यूपी में भी अवेलेबल है, वो आपको झारखंड में भी अवेलेबल है. इसी तरीके से उत्तराखंड के अगर कोई प्रोडक्ट है, तो ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड तक ही वो सीमित हो चुके हैं. आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, तो उसकी वजह से क्या है, जो मार्केट्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है. एक दूसरे की जो इंफॉर्मेशन है उसको एक्सचेंज कर रहे हैं. जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं राजस्थान के बंदेज वर्क की, तो ऐसा नहीं है, या गुजरात के बाटिक वर्क की. पहले ऐसा होता था कि इन चीज़ों की स्पेशल जो डिमांड होती थी उसी जगह पे जाके फुलफिल होती थी. लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर राजस्थान में बंदेज का वर्क है या गुजरात में बाटिक का वर्क है, तो उसके लिए हमें स्पेशली गुजरात जाना पड़ेगा या उसके लिए हमें स्पेशली राजस्थान जाना पड़ेगा. नहीं, वो ऑल ओवर द
इंडिया ऑल ओवर द वर्ल्ड, अगर जहाँ पे इसकी एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे इन सब चीज़ों की अवेलेबिलिटी आपको मिलेगी। आपने कई बार अगर ऐड देखा हो, मिंत्रा का ऐड देखा हो, उसमें आपने एक ऐड आता है दिवाली से रिलेटेड, वो ऐड है कि उसकी जो सिस्टर होती है वो अब्रॉड जाती है, तो थ्रू द ऑनलाइन शॉपिंग वो अपनी सिस्टर को वहाँ पे साड़ी प्रोवाइड कराता है। तो इट्स एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इट्स एग्जाम्पल ऑफ मार्केटिंग, हाउ द मार्केट्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, कि एक दूसरे के साथ मार्केट कैसे कनेक्ट हो पा रहे हैं। तो उसमें जो सबसे ज्यादा रोल प्ले किया है वो किसने किया है? ग्लोबलाइजेशन से। मार्केट को एक दूसरे से कनेक्ट करने का जो रोल प्ले किया है वो किसने किया है? ग्लोबलाइजेशन से। एक ब्रांड है हमारे पास, अच्छी अच्छी ब्रांड है, चाहे हम वो फुटवेयर की बात करें, चाहे हम गारमेंट्स की बात करें या स्पोर्ट्स आइटम्स की बात करें, तो वी आर फ्री टू चूज आवर ब्रांड। हम क्या है? फ्री हैं, अपने ब्रांड को हम चूज कर सकते हैं। चाहे वो हम कुछ भी फुटवेयर में हम कुछ भी लें, चाहे हम वुडलैंड लें, चाहे हम प्यूमा लें, चाहे हम ऊंची लें, इट्स डिपेंड ऑन अस। अगर ऐसी हम गारमेंट्स की बात करें, चाहे हम मोंटी कार्लो का लें, चाहे हम वैन हुसैन लें, कोई भी ब्रांड अगर हम लेना चाहते हैं तो हम उसको ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं एमएनसी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और वी कैन से मल्टीनेशनल कंपनी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमएनसी? मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन और मल्टीनेशनल कंपनी। देखिए, जो ग्लोबलाइजेशन है और जो एमएनसी है, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है, रिलेट करता है एक दूसरे से। ओनली बिकॉज ऑफ एमएनसी ग्लोबलाइजेशन इज पॉसिबल, और वी कैन से only because of globalization MNC is possible. What is the full form of MNC and what is the definition of MNC? MNC owns and control of production is more than one country. जो इसकी जो एक कंट्रोल होता है, जो इसकी ओनिंग होती है, वो एक कंट्री से ज़्यादा कंट्रीज में होती है। जैसे कि हेड ऑफिस एक कंट्री में लोकेट होगा और उसकी जो सब ब्रांचेस होंगी वो अलग अलग कंट्रीज में होंगी। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं सुजुकी का, मारुति सुजुकी का, तो ये इट्स अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो इसका या तो इसका हेड ऑफिस जापान में लोकेट करेगा या इसका हेड ऑफिस इंडिया में लोकेट करेगा। और जो इसकी सब ब्रांच है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इंडिया में मारुति सुजुकी मिलती है या सिर्फ जापान। टोयोटा का हम एग्जाम्पल लेते हैं, तो टोयोटा क्या है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जापान से आ रही हो, जिसमें आपको ये इंडिया में भी देखने को मिलेगी, पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगी। जितनी भी ये ब्रांड है ये आपको हर जगह अवेलेबल होगी, चाहे वो हम स्कॉर्पियो का एग्जाम्पल लें, ठीक है। अब हम बात कर, जैसे एग्जाम्पल इनका क्या है, पेप्सी हो गया, एलजी हो गया, सैमसंग हो गया, पॉन्स हो गया, ओनिडा हो गई, ये क्या है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एमएनसी, इंटरनेशनल फीचर्स। अब हम इसकी बात करेंगे, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएनसी? व्हाट आर द फीचर्स ऑफ एमएनसी? सबसे पहला जो फीचर आता है वो आता है इंटरनेशनल फीचर। क्या आता है? इंटरनेशनल फीचर, यानी कि जब हम इंटरनेशनल फीचर की बात करें तो इट्स नॉट लिमिटेड इन वन कंट्री, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड। इंटरनेशनल वी आर टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, मतलब जिसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर रही हैं। हाउ कैन वी से दैट? वी कैन टेक अ एग्जांपल ऑफ ITI company. What is the name? ITI company. It's a USA company. कहाँ से है? It's belong from USA. USA से ये आपका belong कर रही है। ITI company a very large MNC. क्या है ये? बहुत बड़ी MNC है, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। रिसर्च ऑफ प्रोडक्ट इन US. ये क्या कर रही है? अपने प्रोडक्ट की रिसर्च कहाँ हो रही है? इसकी US में हो रही है। और जो कंपोनेंट है वो कहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं? चाइना में। कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना एंड असेंबल इन मैक्सिको। कहाँ पे असेंबल हो रहे हैं? मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज। और उसके बाद सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, पूरे संसार में ये सोल्ड आउट हुई है। कंपनी कस्टमर कॉल सेंटर लोकेटेड इन इंडिया। और जो इसका कस्टमर केयर सेंटर है वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है? इंडिया में लोकेट कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे डिफरेंट कंट्रीज जो हैं इसमें अपना रोल प्ले कर रही है। व्हाट इज द रोल ऑफ यूएस? क्योंकि यूएस में जो है रिसर्च और डेवलपमेंट फैसिलिटीज अवेलेबल है, इसीलिए इसका जो रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? यूएस में हो रहा है। और चाइना में क्या है? चाइना पे चीप रेट में जो इसका रॉ मटेरियल है वो प्रोवाइड हो जाता है, इजीली अवेलेबल हो जाता है। आपको पता है चाइना ऑलरेडी फेमस है अपने रॉ मटेरियल के लिए, क्योंकि वहाँ पे
चीप रेट्स में आपको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाता है। तो ये जो मैन्युफैक्चर्ड है, इसे कंपोनेंट मैन्युफैक्चर्ड क्यों हो रहे हैं चाइना में, बिकॉज चाइना प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन चीप रेट्स। इफ यू टॉक अबाउट मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज की क्यों असेंबल हो रही है यहाँ पे, क्योंकि ये जो मार्केट है ये वर्ल्ड के सारे मार्केट को इंटरकनेक्ट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कंपनी कॉल सेंटर्स की कि वो इंडिया में सिचुएटेड क्यों है, देखिए इंडिया में क्या है, 9th में मैंने आपको पढ़ाया था अनएम्प्लॉयमेंट चैप्टर में, मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि जो हमारी पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा, पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से क्या है कि लोग वो काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं जिनमें उनकी लो इनकम होती है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉयर्स हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है, क्वालिफाइड एम्प्लॉयर्स अवेलेबल हो जाते हैं। इसीलिए जो बेंगलुरु है, बेंगलुरु इंडिया में बेंगलुरु में क्या किया है इन्होंने, अपना कॉल सेंटर को सिचुएटेड किया है ताकि इजीली कस्टमर से ये कनेक्टेड हो पाए। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉल सेंटर्स, कॉल सेंटर्स में क्या होता है, जो हम अपनी कंप्लेंट्स देते हैं थ्रू द कॉल, वो जो रिसीव होती है वो कॉल सेंटर्स कहलाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे लोकेटेड हो रहे हैं, इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे चीप लेबर प्रोवाइड होती है, स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ। इफ I ask a question, what is the difference between skilled and unskilled labor? Skilled and unskilled labor. Professionally, if you talk about professionally qualified, it's skilled labor. अगर प्रोफेशनली क्वालिफाइड है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्किल्ड लेबर, ठीक है। और कोई भी काम छोटा मोटा जो भी लोडिंग का काम है, ये सब काम करता है अनस्किल्ड लेबर, ठीक है। तो यहाँ ITI कंपनी का जो हमने एग्जांपल लिया, जो इसका इंटरनेशनल फीचर्स था, उससे क्या निकल के आया कि जितने भी वर्क होता है वो डिफरेंट कंट्रीज का होता है, इनका एक कंबाइंड वर्क होता है जिससे निकल के प्रोडक्ट बाहर आता है। यहाँ पे हमने ITI का एग्जांपल लिया कि US की कंपनी है, इसका रिसर्च और डेवलपमेंट जो है वो US में हो रहा है क्योंकि वहाँ पे वो फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद जो कंपोनेंट हैं वो मैन्युफैक्चर्ड हो रहे हैं चाइना में, क्योंकि चाइना चीप रेट्स पे आपको जो कंपोनेंट है वो प्रोवाइड कराता है। उसके बाद ये असेंबल हो रहे हैं मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में, क्योंकि ये जो कंट्रीज हैं ये कनेक्टेड है वर्ल्ड की कंट्रीज के मार्केट से। उसके बाद जो कॉल सेक्टर्स है सेटअप हो रहे हैं इंडिया में, क्योंकि इंडिया में स्किल्ड एंड अनस्किल्ड बोथ लेबर्स आर प्रोवाइडेड इन चीप रेट। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है वो है जेनेटिक साइज। सेल्स एंड प्रॉफिट रन्स इन सेवरल करोर्स। जो MNC है उनका जो प्रॉफिट है वो सेवरल करोर्स में जाता है, ठीक है। यानी कि बहुत बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे, अगर हम इसका एक सिनोनिम्स तो क्या है कि ह्यूज लेवल, बिग क्या है, गेन का दूसरा मतलब बिग है, क्या है, बिग कह सकते हैं, यानी ह्यूज कह सकते हैं हम कि एक बिग इन साइज, ह्यूज इन साइज, काफी बड़ा है। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है MNC सेल्स एंड प्रॉफिट रन इन सेवरल करोर्स, बहुत बड़े लेवल पे इनका जो प्रॉफिट है वो रन करता है। फॉर एग्जांपल MNC ITI ऑफ द US हैज 708 ब्रांचेस। कितनी है, 708, यानी कि 708 ब्रांचेस हैं। कितनी कंट्रीज में, 67 कंट्रीज। 708 ब्रांचेस इन 67 कंट्रीज। इट्स अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये। डू यू थिंक दैट कि इनका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा? ऑब्वियस है, इसमें रन करेगा सेवरल करोर्स में रन करेगा, ठीक है। Many of the top MNCs have well exceeding the entire budget of the government of developing countries। कई बार क्या होता है, जो मनी होता है वो इतना ज्यादा होता है, यानी वेल्थ यानी इन्वेस्टमेंट, यानी जो उनकी कैपिटल होती है, जो उनके एसेट्स होते हैं वो इतना ज़्यादा होते हैं कि कई बार ये क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट ने अपना एक बजट बनाया होता है डेवलपिंग कंट्रीज में, कई बार ये उसको भी पार कर जाते हैं। यानी कि अगर हम इंडिया जैसी कंट्री के बारे में बात करें और ITI एक MNC के बारे में बात करते हैं जिसकी 708 ब्रांचेस हैं 67 कंट्रीज में, तो इसका जो एंटायर बजट होगा वो इंडिया के बजट से कहीं ज़्यादा होगा। यानी कि ये जो काम करती हैं MNC से छोटे मोटे प्रॉफिट्स के लिए नहीं करती हैं, इनका जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मेकिंग होता है, वो सेवरल करोर्स में रन करता है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, प्रॉफिट अर्निंग कंपनीज होती है। तो पहला क्या था हमारा इंटरनेशनल फीचर, दूसरा क्या था जेनेटिक साइज। अब आता है हमारा हाउ MNCs
spread their production. देखिए इससे पहले मैं आपको बताती हूँ what is the definition of investment. Investment क्या होता है? Investment is a process in which producer buy assets, building, etc. for the production. जब एक जो प्रोड्यूसर होता है वो इन चीज़ों को खरीदता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, एसेट्स को खरीदता है, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, कंपनीज हो गई, लैंड हो गई, किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए, तो वो क्या कहलाता है? हमारा इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट। कई बार आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसके बाद आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट? व्हेन वी टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज अ सिंपल थिंग दैट we purchase for the production like land, we purchase for the production assets like land, building, whatever it is. If we talk about foreign investment, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करती है तो ये क्या कहलाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। क्या कहलाता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। नाउ वी विल डिस्कस हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन। अब हमने एमएनसी पढ़ लिया, इसके फीचर्स पढ़ लिए। अब हम ये देखेंगे कि जो एमएनसी है वो अपने प्रोडक्शन को फैलाती कैसे है, मतलब कि कैसे अपने एंटायर बजट के साथ किस तरीके से वो प्रोडक्शन का काम करती है, किस तरीके से कंट्रीज को एक दूसरे के साथ पैचअप करती है, जॉइंटली काम करती है। ठीक है, देखिए इसके 3 पॉइंट हैं। ये जो है एमएनसी, इसके 3 पॉइंट हैं। जॉइंट प्रोडक्शन, बाइंग लोकल कंपनीज, बाय ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर आप ये तीनों पॉइंट समझ लेंगे तो आगे जो एमएनसी के एडवांटेजेस हैं या डिसएडवांटेजेस हैं, इजीली आपका अगर ये कॉन्सेप्ट, ये तीनों के कॉन्सेप्ट आपको अगर क्लियर हो जाता है तो आपको ये पूरा का पूरा एमएनसी से रिलेटेड जितना भी टॉपिक है वो आपके दिमाग से कहीं नहीं जाएगा, आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। चलिए पहले पॉइंट पर आते हैं, जॉइंट प्रोडक्शन। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि मोर देन 1 कंपनी। क्या होता है जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब? मोर देन 1 कंपनी। एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन, एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन फाइनली विद सम ऑफ द लोकल कंपनीज ऑफ द कंट्रीज। ये क्या करता है? एमएनसी क्या करती है? जॉइंट प्रोडक्शन चलाती है। ठीक है, यानी कि ये पैचअप करती है किसके साथ? लोकल कंपनीज के साथ। ठीक है, कि जैसे कि मैं बात का एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे मारुति सुजुकी का। ठीक है, मारुति जो है वो इंडियन ब्रांड है और जो सुजुकी है वो जापान की ब्रांड है। ठीक है, तो अब क्या है, इनमें एक जॉइंट प्रोडक्शन चला और जॉइंट प्रोडक्शन चलने के बाद मारुति सुजुकी एक जॉइंट वेंचर बना। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? 2 तरीके से प्रॉफिट होता है जो लोकल कंपनीज होती है। किस तरीके से? एक तो जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है किसी भी प्रोडक्शन के लिए, वो कौन करता है? जो आपकी इंटरनेशनल ब्रांड होती है। ठीक है, या जो आपकी बाहर की जो कंपनी आती है। ठीक, एमएनसी जो होती है वो एक्स्ट्रा एडिशनल जितना भी उसमें एक्सपेंशन होता है उसको बियर अप करती है। दूसरा क्या है कि नई नई टेक्नोलॉजीज को लेके आती है। ठीक है, अपने साथ क्या लेके आती है? नई टेक्नोलॉजीज को लेके आती है। तो नई टेक्नोलॉजीज से क्या होता है कि जितना भी मैन्युफैक्चर होगा या जितना भी प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? एक टॉप लेवल पे जाएगा। ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको मनी फैसिलिटी में कोई प्रॉब्लम होगा। नई जो टेक्निक्स हैं वो आपको एमएनसीज के थ्रू आपकी कंट्री तक पहुंचती रहेंगी। तो जॉइंट प्रोडक्शन का मतलब है कि जो एमएनसीज हैं वो मिलके लोकल कंपनीज के साथ अपना प्रोडक्शन शुरू करती हैं। उसके बाद आता है बाइंग लोकल कंपनीज। देखिए नाम से ही पता चल रहा है बाइंग लोकल कंपनीज। द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ एमएनसी इन्वेस्टमेंट into buy up local companies and there to expand production। क्या है जो मोस्ट एक कॉमन रूट है एमएनसी का? वो ये है कि वो लोकल कंपनीज को क्या करती है? बाय कर लेती है, खरीद लेती है, उसके बाद अपने बिजनेस को एक्सपेंड करती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम कारजिल का लेते हैं तो कारजिल में क्या है? परक फूड जो था वो इंडिया का एक बहुत फेमस ब्रांड था जिसके अंदर बहुत सारे एडिबल ऑयल्स आते थे। तो जो हमारा कारजिल है उसने क्या किया? इसको बाय अप कर लिया। ठीक है, खरीद दिया और अपने ब्रांड के नेम से इसको सेल आउट करना शुरू कर दिया। जैसे कि हम रिसेंट का एग्जांपल लेते हैं, जो हमारा कोरोना पीरियड चल रहा है, अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन हो तो इसमें पूरी तरीके से जो ईजी डे है, जो बिग बाजार है, वो सेल आउट हो चुके। तो इसको खरीदा किसने? रिलायंस ने, क्योंकि रिलायंस एक एमएनसी है, बड़ी ब्रांड है। तो उस बड़ी ब्रांड ने क्या किया? इन छोटी छोटी ब्रांड्स को ले लिया, मतलब इनके साथ इनको खरीद लिया और खरीदने के बाद क्या किया? अपने प्रोडक्शन को अब आगे
एक्सपेंड करेगी, अपने प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएगी। तो अब जो वो ब्रांड इजी डे के और बिग बाजार के अंडर जो सोल्ड आउट हुआ करते थे, वो अब किसके अंडर होंगे? रिलायंस के अंडर होंगे। यानी कि एमएनसी की जो एक स्ट्रेटजी होती है, तो वो कम्पीट करता है कंपनीज के साथ, और अगर वो कम्पीट नहीं करना चाहता है तो उसके पास इतनी वेल्थ होती है, इतना उसके पास इन्वेस्टमेंट होता है कि वो लोकल कंपनीज को इजीली बाय कर लेती है और उसके बाद अपने प्रोडक्शन को वो एक्सपेंड करना शुरू करती है। लास्ट हम आएंगे थर्ड पे, बाय ऑर्डरिंग टू स्मॉल प्रोड्यूसर। बाय ऑर्डरिंग टू स्मॉल प्रोड्यूसर यानी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको ये ऑर्डर करता है। देखिए, मैं एक चीज़ आपके माइंड से क्लियर करना चाहूँगी कि हम जैसे कि कोई भी ब्रांड यूज़ करते हैं, मान लीजिए हमने मोंटी कार्लो का ब्रांड लिया, या हमने वेलसेन का ब्रांड लिया, या हमने एलन सोली का ब्रांड लिया, या हमने प्यूमा का ब्रांड लिया, तो हमारे दिमाग में क्या सेटअप होता है कि ये ब्रांड जो है इसी के अंदर में इसी, अगर हमने प्यूमा का कोई प्रोडक्ट लिया है तो ये प्रोडक्ट इसी ब्रांड के अंडर मैन्युफैक्चर्ड हुआ होगा, ठीक है। या हमने अगर हम इसकी बात करते हैं, बाटा की बात करते हैं कि हमने अगर बाटा का कोई प्रोडक्ट लिया तो हमारे दिमाग में क्या है कि नहीं, बाटा के अंडर ही ये जो प्रोडक्ट है ये मैन्युफैक्चर्ड हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए क्यों नहीं होता है? एमएनसी प्लेस ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर फॉर प्रोडक्शन। एमएनसी क्या करती है? जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं उनको ऑर्डर करती है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गारमेंट्स, फुटवेयर, sports items are example of industries where production is carried out by small producer। जो फुटवेयर है, जो हमारा स्पोर्ट्स है, जो हमारे गारमेंट्स हैं, ये इंडस्ट्रीज के वो एग्जाम्पल हैं जहाँ पे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देते हैं प्रोडक्शन के लिए, और जब वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद देखिए स्मॉल प्रोड्यूसर एंड द वर्ड and supply to MNC when where which they sold their under to own brand name। उसके बाद क्या होता है? जब ये MNC को सप्लाई हो जाता है तो MNC क्या करती है? अपनी ही ब्रांड के अंदर इनको सोल्ड आउट करती है। यानी कि जो प्रोडक्शन होंगे वो छोटे छोटे सप्लायर्स करेंगे, छोटे छोटे सप्लायर्स को ऑर्डर दिया जाएगा प्रोडक्शन का, और छोटे सप्लायर्स उन प्रोडक्शन को पूरा करेंगे। जब वो प्रोडक्शन पूरा हो जाएगा, आपका एक प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा, उसके बाद वो एमएनसी को सप्लाई किए जाएंगे, और जब वो एमएनसी को सप्लाई करेंगे तो एमएनसी उन पे अपना टैग लगा के उसको सोल्ड आउट करेगा। देखिए एमएनसी क्या क्या है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है इसके पास, तो इसकी इतनी पहुँच होती है कि ये जो है जो भी प्रोड्यूसर्स को ये ऑर्डर देगा, इनको पता होगा कि किस तरीके का क्वालिटी वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह की क्वांटिटी वो यूज़ कर रहे हैं, किस तरह का लेबर वो यूज़ कर रहे हैं। यानी मान लीजिए स्मॉल प्रोड्यूसर से उन्होंने 500 में खरीदा, उस पर अपना टैग लगाया और आगे जाके उसको 2500 में सेल आउट कर दिया। इससे नीचे तो आई थिंक कि कोई भी ब्रांड नहीं होती होगी, इससे नीचे भी होती है, लेकिन हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं कि इससे भी ऊपर होती है 2500 में। उसमें अपना एक बाटा का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बाटा ने एक जो है शू मेक किया यहाँ पे, और उसको 500 में एक जो लोकल प्रोड्यूसर्स है उससे खरीदा, और एमएनसी ने क्या किया, इसको आगे जाके कस्टमर को सेल आउट कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो एमएनसी का कितना हुआ? 2000 रुपीज, ठीक है। तो एमएनसी ने क्या बनाया? अपना एक ह्यूज प्रोडक्शन बना लिया, और जो ये लोकल प्रोड्यूसर है इसको क्या हुआ? लॉस हुआ, ठीक है। लेकिन ये एमएनसी की एक स्ट्रेटजी होती है कि वो compete नहीं करती उन सब चीज़ों को बाय करने के लिए। तो एक बार फिर रिवीजन ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एमएनसी के बारे में पढ़ा, फीचर्स ऑफ एमएनसी के बारे में हमने पढ़ा, हाउ एमएनसी स्प्रेड देयर प्रोडक्शन पढ़ा, हाउ एमएनसी रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एमएनसी एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एमएनसी इन आवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।